हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू बैच हमने स्टार्ट किया हुआ है और कंटिन्यूअस आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं। नए वाले वीडियोस डिजिटल बोर्ड पे और जो पुराने वाले वीडियोस है व्हाइट बोर्ड के, वो तो सारे के सारे प्रेजेंट है। जैसा कि आप जानते होंगे, आपने पढ़ाई भी किया होगा और पिछले 3-4 साल से कई सारे बच्चों ने अच्छे अच्छे तरीके से हमारे वीडियोस देख के पढ़ाई की और अच्छे अच्छे एग्जाम में मार्क्स लेकर आए हैं। तो आप लोग के लिए भी सारा सिलेबस प्रेजेंट है, साइंस का, मैथ्स का, SST का, सारी चीज पहले से ही प्रेजेंट है। आप वो भी पढ़ते रहो और जो नए वाले वीडियोस बन रहे हैं उसको भी देखो और अपने दोस्तों को शेयर करके बताओ कि राहुल सर दोबारा से मेहनत कर रहे हैं और दोबारा से नए नए वीडियोस बना रहे हैं, ताकि ऐसे ही सालों साल चलता रहे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो क्या है। अगेन, जैसे कि आप जानते हैं कि चैप्टर नंबर 5 साइंस का हमारा चल रहा था 8th स्टैंडर्ड का, जिसका नाम है इनसाइड द एटम। फर्स्ट लेक्चर हमने देख लिया था जिसमें हमने बात किया था कि क्या होता है एटम, एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे बेसिक तौर पे मैंने आपको बताया था। ठीक है, और भी कई अनगिनत चीजें हमने डिस्कस की थी। और आज लेक्चर नंबर 2 में हम एक्चुअल में बात करने वाले हैं कि वो जो अंदर के एटम्स है, जिसको मैंने बोला था प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो वाकई में होता क्या है, ये सब चीज थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। तो इस वीडियो को बस आप लोग एंड तक जरूर से देखना और अपने दोस्तों को शेयर करके बताना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की। ठीक है, क्या है ये टॉपिक जो कि होने वाला है, आ गया, बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो आपको याद होगा इसके पहले हमने रुदरफोर्ड्स का भी मॉडल देखा था। मैं आपको एक क्विक रिकैप बता देता हूं। अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो हमने रुदरफोर्ड्स का न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल देखा था, जिसमें हमने देखा था कि जो स्पेस होता है उसके अकॉर्डिंग उसने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। अगर आपको मैंने बताया था ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंट अगर आपने नहीं देखा, मतलब करवाया तो नहीं है लेकिन मैंने समझाया है, तो प्लीज लेक्चर नंबर 1 जरूर से चेकआउट कर लेना। तो इसको थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना कि रेक्टिफाई करते हुए, और जो प्रॉब्लम था, जो शॉर्टकमिंग थी उसके रुदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में जो कमी रह गई थी, उसको फिलफिल किसने किया था, नील्स बोर ने किया था। तो नील्स बोर जो साइंटिस्ट है, उसने भी अपना एक एटॉमिक मॉडल का थियरी निकाला। तो वो क्या बोलता है, बोर्स स्टेबल ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल, जो कि 1913 में उसने निकाला। और उसने वो कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स पेश किए। पोस्टुलेट्स का मतलब होता है कुछ थियरी बताई अपनी। तो उसकी थियरी क्या थी, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, क्या बोलता है कि द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द एटॉमिक न्यूक्लियस लाई इन द कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर ऑर्बिट्स एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। यानी कि अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं, लेट सपोज ये मेरा क्या है, न्यूक्लियस है, ये आप देख रहे हो बीच में, ये मेरा कोई एटम का क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। और वो न्यूक्लियस के पास क्या होगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि प्रोटॉन उसके अंदर होता है और बिकॉज ऑफ दैट प्रोटॉन न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज आता है। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, करेक्ट है। तो यहां पे क्या बोल रहा है, नील्स बोर जो है, उसने अपने थियरी में, उसने अपने पोस्टुलेट्स में क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है जो घूम रहे होंगे एटॉमिक न्यूक्लियस के आसपास, वो कहां होंगे, सर्कुलर ऑर्बिट में लाए कर रहे होंगे। और हर ऑर्बिट एक सुटेबल डिस्टेंस के हिसाब से अरेंज होगा, जो कि हमें दिखता हुआ नजर आ रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था, न्यूक्लियस के एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस जिसको बोलते हैं, एटम के अंदर और स्पेस जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूमते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो वो जो रिवॉल्व कर रहे हैं उसमें बहुत सारे ऑर्बिट्स होते होंगे। जैसे हमारा सन जो है, उसके आसपास 8 प्लैनेट चक्कर काटते हैं फिलहाल में, वैसे 9 काटते थे लेकिन प्लूटो को कंसीडर नहीं किया, बोला बहुत छोटा है, भाग यहां से, ऐसे भगा दिया उसको, प्लूटो को। ठीक है, तो प्लूटो को कंसीडर नहीं किया जाता क्योंकि वो बहुत छोटा है। तो इसीलिए बाकी 8 जो प्लैनेट है, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि मान लो ये आपका सन है, तो ऐसे 8 प्लैनेट जो है ये सूर्य के चक्कर ऐसे काटते हैं। तो ये क्या बनता है, एक कंप्लीट ऑर्बिट बनता है और हर एक का एक अपना अपना शेल है, यानी ऑर्बिट्स है, अपने ऑर्बिट्स में ही वो चक्कर काटते हैं। उसी प्रकार ये जो नील बोहर था, उसने भी यही बात की, जो एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी उस न्यूक्लियस के ऐसे ही ऑर्बिट बना के, सर्कुलर ऑर्बिट बना के चक्कर काटते होंगे। और ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है इसका एक डिस्टेंस होगा, मतलब गैप गैप में होगा, सर्टेन डिस्टेंस होगा। अगला चीज क्या बोला कि एनर्जी जो होगा, इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होगा वो कांस्टेंट होगा, भले ही वो कौन से भी ऑर्बिट में हो जाए, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी वहां पे क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। और क्या बोल रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है इनर ऑर्बिट से आउटर, यानी कि अंदर की तरफ से जब बाहर की तरफ वो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं, तो वो क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। और वो एनर्जी जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो किसके बराबर है, इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ इट्स एनर्जी लेवल एंड व्हेन इट जंप्स फ्रॉम आउटर टू इनर। मतलब पहले इनर से लेके आउटर गया, तो इनर से लेके आउटर तक गया, तो उसने क्या किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। और वो एनर्जी जो एब्जॉर्ब किया होगा वो किसके बराबर है, डिफरेंस ऑफ इट्स एनर्जी लेवल, जितना एनर्जी लेवल का डिफरेंस रहेगा उसके बराबर है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि वो बाहर से, यानी आउटर मोस्ट शेल से अंदर की तरफ जाता है, इनर ऑर्बिट की तरफ जाता है, तो वो एनर्जी को गिव अप करता है, यानी एमिट करता है, एनर्जी को बाहर निकालता है, जो कि किसके बराबर होगा, उसके एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर होगा। तो ये चीज ध्यान में रखना है। तो अगर अंदर से बाहर गया
तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, बाहर से अंदर गया तो एनर्जी को गिव करेगा, एमिट करेगा, बाहर निकाल देगा। समझ में आया? तो ये है हमारा इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स। ओके, अब हम चलते हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके पहले जो भी हमने पढ़ा ये सब साइंटिस्ट का अपना अपना थियरी था। हमने डाल्टन देख लिया, हमने रुदरफोर्ड देख लिया, हमने नील बोहर देख लिया। अब यहां पे जो चैप्टर है ये एक अलग मोड ले रहा है। ये अलग मोड क्या है? ये है एटम के बारे में स्टडी करना। मतलब वो इतना छोटू सा एटम जिसको हम अपनी आंखों से ना देख सकते, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, उससे देखना पड़ेगा। तो वो जो छोटू सा एटम है उसके अंदर भी कितने सारे चीजें हैं, उसके अंदर भी एक स्ट्रक्चर है। तो वो क्या है ये इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। तो क्या है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर? तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें कि एटम इज फॉर्म्ड फ्रॉम न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी एलिमेंट ले लो, उसका जो एटम होगा उस एटम के अंदर भी क्या प्रेजेंट है? उस एटम के अंदर भी उसका एक छोटा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और वो न्यूक्लियस के बाहर ये जो स्पेस है, ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ खाली, ये स्पेस जो है इसमें भी क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है जो घूम रहे होंगे। और न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पहले से ही प्रेजेंट होता है, और वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट भी प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के बाद। तो हम बोल सकते हैं कि एटम इज फॉर्म्ड बाय न्यूक्लियस एज वेल एज द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, और इन्हीं के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये 3 चीज प्रेजेंट होते हैं। तो आइए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस क्या है? इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन क्यों है? न्यूक्लियस के पास खुद का पॉजिटिव चार्ज नहीं है। न्यूक्लियस जो है वो प्रोटॉन को अंदर लेके रखा है, इसीलिए न्यूक्लियस का भी ओवरऑल जो चार्ज हो गया वो क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट द एंटायर मास, यानी पूरा का पूरा जो वजन होगा एटम का, ऑब्वियसली कितना होगा वजन? इतना छोटा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना कम वजन होगा। ठीक है, ग्राम बोलते हैं ना, ग्राम, 1 ग्राम से भी आप सोचो कितना कम होगा। तो अगर हम एक मास की बात करें, माफ करना, एक किसी एटम की बात करें और उस एटम की मास की बात करें, यानी उस एटम की वजन की बात करें, तो वो जो एटम होगा उसका जो पूरा का पूरा मास है वो कहां प्रेजेंट है? उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि जैसे मान लो कि ये बॉटल है, या फिर कोई भी एक चीज ले लो, मतलब चलो अभी ये मेरे पास एक ये है, एक बॉक्स है। ये बॉक्स के अंदर अगर मैं एक बहुत भारी चीज रख दूं, ठीक है, तो आप देख के बोल सकते हो क्या कि ये बॉक्स इतना भारी होगा? नहीं बोल सकते। लेकिन अगर कोई हल्का चीज ले लो तो ये बॉक्स का वजन भी हल्का हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है? जो उसके अंदर प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस पर्टिकुलर चीज का मास कितना है। तो सेम उस एटम का जो पूरा एंटायर मास है वो पूरा कॉन्सेंट्रेट कहां पे है? उसके न्यूक्लियस। ठीक है, कहां प्रेजेंट है? इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में उसके प्रेजेंट होता है पूरा मास। अब जो न्यूक्लियस होता है वो 2 टाइप का सब एटॉमिक पार्टिकल को कैरी करता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है, कुछ चार्ज नहीं होता उसके अंदर। ठीक है, एंड ये दोनों को अगर एक साथ अगर मुझे लिखना है, दोनों को एक साथ कंसीडर करना है, तो टुगेदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड एज द न्यूक्लियॉन्स। क्या कहा जाता है उसको? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स कहीं भी दिखा आपको, न्यूक्लियॉन्स कभी भी कोई टॉपिक निकालता है तो बोल देना न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। समझ में आ गया? तो ये था किसके बारे में? न्यूक्लियस के बारे में। अब आते हैं थोड़ा सा अंदर घुसते हैं और समझते हैं प्रोटॉन क्या होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोटॉन। अब ये प्रोटॉन है क्या? तो जैसे ऑब्वियसली आप सबको मैंने बता दिया कितने दिन से, मतलब लेक्चर से हम बता रहे हैं कि प्रोटॉन इज ए पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल। मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होने वाला, एटम के अंदर प्रेजेंट होने वाला एक पार्टिकल है जिसका नाम क्या है? प्रोटॉन। पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस का, वो क्यों है? प्रोटॉन की वजह से। जैसे मैंने बताया कि भैया जो न्यूक्लियस है, इसके पहले हमने न्यूक्लियस पढ़ा, तो न्यूक्लियस भी मैंने क्या बोला था? न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि भैया प्रोटॉन को लेके चल रहा है, तो इसीलिए वो भी एक पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। और हमेशा याद रखना, प्रोटॉन को स्मॉल लेटर p से डिनोट किया जाता है। अब हर प्रोटॉन जो होता है वो लगभग एक पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है, जो कि होता है +1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, जो कि होता है, इसका वैल्यू है 1, e का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। कूलम्ब आपको पता है चार्ज का यूनिट होता है, आपने पढ़ा ही होगा। नहीं पता है कोई बात नहीं, याद कर लो कि अगर आपको कोई पूछेगा चार्ज का यूनिट क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना डिस्टेंस का यूनिट किलोमीटर होता है, मीटर होता है, वैसे ही चार्ज जो है उसका यूनिट होता है कूलम्ब। तो अगर आपको कोई पूछता है इसमें कितना चार्ज है, तो उसको कूलम्ब से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और इसका वैल्यू होता है, इसका प्रोटॉन का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। याद रहेगा? ओके। अब लगभग एक जो प्रोटॉन की अगर मैं बात कर लूं, मतलब अगर एक एटम के अंदर, एक न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो उस एक प्रोटॉन का
वजन की अगर मैं बात करूं यानी मास की बात करूं तो वो भी अप्रोक्सीमेटली होता है 1 डेल्टॉन। ये यू लिखा है स्मॉल लेटर यू, इसको डेल्टॉन कहा जाता है, ठीक है ना, मैंने लिखा है बाजू में। तो 1 यू मतलब डेल्टॉन, 1 डेल्टॉन का वजन के बराबर होता है। और 1 डेल्टॉन का वजन ग्राम में अगर मैं बात करूं तो वो होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27। मतलब सोचो 10 के आगे 27 बार जीरो लिखोगे, 27 बार जीरो लिखोगे और फिर डिवाइड करोगे। भाई इतना छोटा कि भाई सोच भी नहीं, इमेजिन भी नहीं कर सकता भाई, इतना छोटा, ठीक है। तो इतना इसका ग्राम में वजन होता है। ये सब याद रखने वाली चीजें हैं, याद कर लेना, ठीक है। ओके, अब ये जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है जैसे मैंने बोला, तो जो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो रहेगा वो क्या होता है, इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। जो भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर रहता है, मतलब इन शॉर्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ही होता है, इन शॉर्ट अगर मैं बोलने की कोशिश करूं तो, मतलब सिंपल सी बात है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, जो कि Z से डिनोट किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये किसकी बात हो गई, प्रोटॉन की बात हो गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, अब थोड़ा सा बात कर लेंगे हम न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन भाई साहब क्या है, नाम में छुपा है, न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रल है भाई, एकदम न्यूट्रल। अब ये जो न्यूट्रल भाई साहब है, पहले बोल दिया इट इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल, है तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट बट इसका कोई चार्ज नहीं होता, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, इसके लिए ये न्यूट्रल है, ठीक है। अब ये डिनोट किया जाता है स्मॉल लेटर n से डिनोट किया जाता है। अब ये जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहेंगे उसको कैसे डिनोट करोगे, n से, याद रखना। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं कैसे पता चलेगा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो रहेंगे उसको कैपिटल लेटर n से डिनोट करेंगे। और हमेशा याद रखना कि जो एटॉमिक न्यूक्लियाई होता है यानी न्यूक्लियस होता है, इन शॉर्ट हर एलिमेंट का, अगर मैं हाइड्रोजन को सिर्फ छोड़ दूं, बाकी हर एलिमेंट का जो एटॉमिक न्यूक्लियाई होता है उसका जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 1 डेल्टॉन के बराबर होता है, जिसके पास न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो अप्रोक्सीमेटली फिर से 1 डेल्टॉन के बराबर होगा, जो कि इक्वल किससे बराबर होगा, प्रोटॉन के बराबर। तो आप बोल सकते हो कि प्रोटॉन का वजन और न्यूट्रॉन का वजन ऑलमोस्ट देखा जाए तो क्या होता है, सेम होता है। समझ में आ गया, प्रोटॉन समझ में आ गया, न्यूट्रॉन समझ में आ गया। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, जो कि होने वाला है हम लोग का क्या, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो ये मैंने आपको बताया था कि भाई न्यूक्लियस के बाहर भी एक पार्ट है और उसमें ही इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है ये है क्या, तो दिस इंक्लूड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के अराउंड में चक्कर काटता है कौन, इलेक्ट्रॉन्स। एंड जो एम्प्टी स्पेस होता है जो इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा, जैसे मैंने बताया कि मान लो ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, घूम रहे, लेकिन ये दोनों के बीच में क्या है, स्पेस प्रेजेंट है। तो वो जो खाली स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है, वो भी क्या होता है, कंसीडर किया जाता है एज ए एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। अब इसी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस में तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट है, कौन सा, इलेक्ट्रॉन। तो चलिए उसको भी पढ़ लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन इज अ निगेटिवली, क्या है, इट इज अ निगेटिवली चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल। प्रोटॉन पॉजिटिव था, न्यूट्रॉन न्यूट्रल था, नॉट नेगेटिव, याद रखना। न्यूट्रॉन को नेगेटिव मत मान लेना, गलत हो जाएगा। प्रोटॉन पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो होता है निगेटिवली चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल, और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल लेटर ई से, ठीक है। अब हर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लगभग 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, जो कि होगा -1e। और 1e का वैल्यू तो हमने देख ही लिया था प्रोटॉन में, 1e का वैल्यू कितना था, 1.16 कितना था, इंटू 10⁻⁻19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो सेम वही वजन रहेगा लेकिन निगेटिव रे में रहेगा, ठीक है। यानी उसका जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज रहेगा, इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज रहेगा वो सेम है, बस उसका प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, लेकिन वैल्यू सेम है। और वही अगर इलेक्ट्रॉन के वजन की बात करूं, मास की बात करूं, तो वो होता है 1800 टाइम लेस देन दैट ऑफ द हाइड्रोजन। मतलब इन शॉर्ट हाइड्रोजन का जितना वजन है, सोचो कितना, पहली बात तो हाइड्रोजन इतना मतलब हल्का होता है ना, उसका वजन बहुत हल्का है, उससे भी 1800 गुना कम है किसका, इलेक्ट्रॉन का वजन। और ये शायद मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में भी पढ़ाया था, फर्स्ट लेक्चर में। तो याद रखना, जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो इतना छोटा होता है कि भैया हाइड्रोजन भी उसके सामने 1800 गुना क्या है, भारी है, ठीक है, समझ में आना, ठीक है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रीटेड एज नेग्लिजिबल, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का वजन को नेग्लिजिबल किया जाता है। भाई तेरा जा, भाई हट जा यहां से, हट तलक, ऐसा बोलते हैं इसको, हट, तेरा कोई वजन नहीं है, चूजा यहां से, तेरा इतना वजन कम है, इतना वजन कम है कि तेरे को अगर गिनेंगे भी नहीं हम लोग तो भी काम चल जाएगा हमारा। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन का वजन नेग्लिजिबल माना जाता है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। समझ में आ गया, क्लियर है इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की और भी बहुत सारी चीजों की, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में प्रेजेंट होता है और वो रिवॉल्व करता है अलग अलग ऑर्बिट्स में। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक डायग्राम बनाया, मान लो ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये न्यूक्लियस भाई साहब दो चीज को लेके रखा है, न्यूक्लियस के पास क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, और ये पूरा मान लो एटम है। तो इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे, E-
इलेक्ट्रॉन ई माइनस घूम रहे घूम रहे घूम रहे, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन मान लो सिर्फ एक ही ऑर्बिट में घूमेगा क्या, हो सकता है यहां पे भी घूम रहा होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, हो सकता है भाई यहां पे भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। मतलब जरूरी नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही ऑर्बिट में घूमे। जैसे सन के अराउंड में बहुत सारे प्लैनेट चक्कर काटते हैं, उसी प्रकार ये न्यूक्लियस के अराउंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काटेंगे अलग अलग ऑर्बिट में। तो उस ऑर्बिट को शेल्स भी कहा जाता है। अलग अलग शेल्स होते हैं, जो कि अभी नेक्स्ट टॉपिक वही है हमारा कि कौन कौन से शेल्स होते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो वो न्यूक्लियस के अराउंड में अलग अलग ऑर्बिट यानी अलग अलग शेल्स में घूमते हैं। और यही जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है, इज डिटरमाइंड बाय द शेल इन विच इट इज प्रेजेंट, यानी कि जो शेल में वो प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है। और मैं आपको सीधा रिवील ही कर देता हूं कि वो शेल कौन सा हो सकता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जनरल तौर पे 4 शेल को कंसीडर किया जाता है कि न्यूक्लियस के अराउंड में वो चक्कर काटते होंगे। तो पहले से स्टार्ट होता है यानी ये वाला शेल के शेल, उसके बाद एल शेल, एम शेल और लास्ट वाला होता है एन। तो हम बोल सकते हैं के एन, ठीक है, के एल एम एल, ठीक है, ये 4 शेल्स होते हैं, याद रखना। और जैसे मैंने बोला कि जो एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, शेल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। और ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो बराबर होते हैं। वो तो मैंने प्रोटॉन के टाइम पे ही बता दिया कि भैया अगर मुझे पता लगाना नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है तो सीधी बात है उसका एटॉमिक नंबर ले लो, और एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और इसीलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 है मतलब -5, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 5 है, मान लो +5, तो -5 + 5 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मतलब 0 हो गया मतलब क्या हो गया, इसीलिए कहा जाता है कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होगा भाई, हम बोलते हैं ना कि न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है और एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। क्यों, क्योंकि भाई प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है, तो प्रोटॉन जितना रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन भी रहेगा और दोनों मिल बांट के क्या कर लेंगे, न्यूट्रल बना देंगे। दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज दैट एटम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल, और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है वो, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। समझ में आ गया। अभी जो शेल हमने पढ़ा के एल एम एन शेल, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा आता है कि भाई के में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एल में कितने रह सकते हैं, एम में कितने रह सकते हैं, एन में कितने रह सकते हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, तो हम देखेंगे दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये है क्या कि जो इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ये एग्जैक्टली है क्या, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो जनरली मैंने क्या बताया आपको, 4 शेल्स होते हैं, तो उसका सिंबल होता है के एल एम एन, ठीक है। और एक फॉर्मूला दिया होता है, अगर मुझे पता लगाना है इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ ए शेल, यानी वो जो शेल है मेरे पास, ठीक है, मान लो ये मेरा न्यूक्लियस और एक शेल, 2 शेल, 3 शेल, मान लो इसके अंदर 4 शेल, ठीक है ना, दैट इज क्या हो जाएगा, के एल एम एन। अब मुझे पता लगाना है कि भाई ये चारों शेल का इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितना है, के में कितना आएगा, एल में कितना आएगा, मैक्सिमम कितना आ सकता है, ये जो है ये हमें बताएगा ये फॉर्मूला, जो कि है 2n², और n क्या होगा, दैट इज नंबर 1 2 3 4 करके, ठीक है। तो 1 2 3 4 करके दे दिया, पहले नंबर पे k आता है, दूसरे नंबर पे l आता है, तीसरे पे m आता है, चौथे पे आता है। तो अगर मैं फॉर्मूले में वैल्यू डालूं, दैट इज, देखो यहां पे ध्यान से ध्यान देना, देखो फॉर्मूले में वैल्यू अगर मैं डालता हूं 2 × n², n कितना है यहाँ पे, n इज 1, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 × 2 इज 2, तो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। यहां पे ऐसा कर सकते हैं थोड़ा सा और अच्छा दिखने के लिए, दैट इज 2 × 1, दैट इज 2 आ गया। फिर अगला 2 × 2 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, यानी 2 × 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8। यहाँ पे देखो 2 × 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, मतलब 2 × 9, 2 × 9 दैट इज 18, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 2 × 4 का स्क्वायर, दैट इज 2 × 16, तो ये हो जाएगा 32। तो इससे क्या पता चला, अगर आप देखोगे तो ये क्या है, ये जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी बता रहा है शेल का। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो के शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एल जो शेल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एम जो शेल है इसमें 18 हो सकते हैं, और एन जो है 32 हो सकते हैं। और इसके हिसाब से जो शेल्स है वो काम करते हैं, और इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने अपने शेल्स में रह पाते हैं। क्लियर। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ ए शेल, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लाइफ टाइम काम आएगा। जब जब आप फिजिक्स पढ़ोगे, जब तक आप इलेक्ट्रॉन्स ये सब चीज के बारे में पढ़ेंगे, तो ये सब चीज आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं क्या करता हूं, आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूं। तो आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है नील बोर का एटॉमिक जो मॉडल था स्टेबिलिटी वाला,
वो हमने आपको बता दिया, और एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी चीज होती है, दैट इज एटम क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे काम करते हैं, ये सब चीज हमने क्लियर करा दिया। अब इस चैप्टर में अगर बात करें बहुत कम चीज बच गई, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर का वेट करते हैं, और अगले लेक्चर में आपके लिए मैं बताऊंगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हमने सीखा, तो उसके हेल्प से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट का, उसका वैलेंसी कैसे निकाला जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, ये सब चीज, और साथ ही में कुछ इंपॉर्टेंट और भी चीजें हैं, आइसोटोप्स वगैरह है, वो सब चीज हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। तो आप लोग जरूर से जुड़े रहना, हमारे साथ देखते रहना, अगले लेक्चर का वेट करते रहना, आप लोग को मिल जाएगा, चेकआउट करते रहना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को एंड करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, जरूर से हमें कॉमेंट करके बताना। अगर ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा है, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।